रेजोनेंस के बारे में आपको बताया था कि एग्जैक्टली रेजोनेंस क्या है। अब बात आती है कि रेजोनेंस को हम लोग मॉलिक्यूल्स के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे और रेजोनेंस किस किस कंडीशन में होगा और रेजोनेंस को हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। तो आपको इसको में ध्यान रहे कि रेजोनेंस के अंदर सिर्फ वही केस अलाउ होंगे। पहली चीज़ तो आप इसके अंदर ध्यान रखें कि ठीक अगल बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक अगल बगल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तो इमीडिएटली वो डिस्पर्स फॉर्म में होता है और इमीडिएटली डाई बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो बेसिकली क्या कि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव आपको शो नहीं करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज होके इमीडिएटली पाई बॉन्ड बना लेते हैं। यदि आप इस चार्ज को ऐसे शो करेंगे कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, इसका मतलब एक कार्बन पर पॉजिटिव की डेंसिटी बहुत हाई है और दूसरे पर कार्बन पर नेगेटिव की डेंसिटी बहुत हाई है। जब चार्ज डिस्पर्स्ड फॉर्म में नहीं होगा और चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ वेरी हाई। पोटेंशियल एनर्जी जब बहुत हाई होगी तो वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वर्क करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होके वो स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या स्टेबल वर्क करके स्टेबल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। तो आपको ध्यान रहे कि रेजोनेंस के केस में आपको ठीक अगल बगल वाले पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज शो नहीं करने हैं। रेजोनेंस के अंदर कौन से केस अलाउ है और कौन से केस अलाउ नहीं है उसको आप समझना। जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, ठीक अगल बगल वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यदि कांटेक्ट में आ गया, दो पॉजिटिव चार्ज यदि कांटेक्ट में आ जाएंगे, उस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये कांटेक्ट में आ गए, कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। यदि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो ऐसे केस में अब ये रेजोनेंस करते टाइम अलाउ नहीं होगा। मीन्स आप ठीक अगल बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को एग्जिस्ट नहीं शो करेंगे। दूसरा पॉइंट, यदि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ले लो आप, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यदि कांटेक्ट में आए तो ऐसे केस में ये भी रिपल्सिव फोर्सेस को हाई कर देंगे। रिपल्सिव फोर्सेस जब बढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसमें बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी यदि बढ़ गई देन दिस केस इज़ नॉट अलाउड। अगल बगल वाले कार्बन एटम पर आप नेगेटिव चार्ज भी शो नहीं कर सकते। मीन्स ठीक अगल बगल में कार्बन है, इस पहले पे भी नेगेटिव, दूसरे पे भी नेगेटिव शो नहीं करेंगे। थर्ड केस, यदि पॉजिटिव और नेगेटिव कांटेक्ट में आए तो ऐसे केस में चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन होगा तो नेगेटिव की क्वांटिटी डिक्रीज़ करेगी और पॉजिटिव की भी क्वांटिटी डिक्रीज़ करेगी। इट मीन्स यहाँ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएगी। यदि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करी सो नाउ दिस केस इज़ अलाउड इन रेजोनेंस। ये रेजोनेंस में अलाउ होगा। फोर्थ पॉइंट, ठीक अगल बगल वाले कार्बन पर एक पर पॉजिटिव है और एक पर लोन पेयर है। आपको मालूम है कि जिस एटम के ऊपर लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर जब नेगेटिव चार्ज होते हैं, ऐसे केस में इन दोनों के बीच में चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाएगा। चार्ज का जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मीन्स पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर रिड्यूस कर जाएगी और एक बार यदि पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस कर रही है सो दिस केस इज़ अलाउड इन रेजोनेंस। ये हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं जिसके थ्रू आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का आप निर्माण करेंगे। फिफ्थ, ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक एटम पर नेगेटिव है, ठीक उसके बगल में लोन पेयर है, ये सारे क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस को हाई कर देंगे। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज़ कर जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी यदि इंक्रीज़ कर गई सो नाउ दिस केस इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड।
ये केस भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन यदि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, या हम लोग डेल्टा हटा दें, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन को शो करें। जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे तो इसका मतलब कि दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। शॉर्टेज जब होगी तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को आप बोलेंगे दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज इटसेल्फ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चार्ज ट्रांसफर डिस्पर्जन। तो इस केस में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है। सो दिस केस इज अलाउड इन रेजोनेंस। नेगेटिव और फ्री रेडिकल भी यदि आसपास आ गया तो उसमें भी बॉन्डिंग संभव नहीं है, क्योंकि होमो और लोमो में एनर्जी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनमें आपको सिर्फ वो केस लेने हैं जो रेजोनेंस में अलाउ हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम जो केस अलाउ होंगे। सेकेंड चीज़ आप समझें कि सपोज ई सिंगल बॉन्ड NU, अभी पता नहीं हमको ई क्या है और NU क्या है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। यदि बॉन्ड बना हुआ है तो इनके अंदर भी क्या दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हो सकता है कि एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, दूसरा कम हो। ऐसी केस में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं मीन्स कंप्लीटली शेयरिंग नहीं होगी इसके अंदर। एक की विसिनिटी में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, दूसरे की विसिनिटी में इलेक्ट्रॉन कम होंगे। यदि ये बॉन्ड ब्रेक करता है इस डायरेक्शन में यदि बॉन्ड ब्रेक करा तो ई पर चार्ज जो आएगा दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बता रहा है कि ई का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जब चला गया उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। दूसरा आप रिप्रेजेंट करोगे NU पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन एक बगल वाले का आ गया, इसलिए आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो करेंगे। नेगेटिव चार्ज बता रहा है कि ये किसी बगल वाले का आ गया। तो यूजुअली इस ई के पास या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस NU के पास ई के पास जो है वो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन, और NU के पास या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में और 8 इलेक्ट्रॉन्स में हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो, लेकिन एक लोन पेयर टाइप का जरूर होना चाहिए। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स फालतू होने चाहिए, खाली बैठे हों इलेक्ट्रॉन, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब दूसरा हम लोग यहाँ पर एक सिस्टम और ले रहे हैं कि ई, इसके पास या तो 0 इलेक्ट्रॉन है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा NU, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री फॉर्म में है जो डोनेट किए जा सकते हों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन डोनेट करने को तैयार नहीं। उसकी वजह, आपको तो इलेक्ट्रॉन दिखेंगे लेकिन कुछ चार्जेस की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज न्यूट्रलाइज करे रहते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे जब, तो जिसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो ई को डोनेट कर देगा, और NU ने ई को रिप्रेजेंट कर दिया। मॉडर्न थ्योरी में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई सिंगल बॉन्ड NU। डोनर कौन है? NU। डोनर इज NU। जो डोनेट कराए उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं जो डोनेट करें वो इस बॉन्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये भी न्यूट्रल था और ये वाला भी कैसा था? न्यूट्रल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम लोग यूज़ करेंगे चार्ज वाले। जब चार्ज वाले यूज़ करेंगे तो उसको आप ऐसा समझें। इसके अंदर हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं कि ई पॉजिटिवली चार्ज्ड है और NU जो है इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। ई पॉजिटिवली चार्ज्ड है और NU क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब इसमें क्या होगा?
इसमें कुछ नहीं होगा, NU ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भेजेगा। आप तो ऐसा सोचो कि NU जो है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा E की तरफ, E की तरफ बनाएगा कोऑर्डिनेट, तो E कोऑर्डिनेट को आप सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, NU जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, सिंगल बॉन्ड बना, लेकिन डोनर के ऊपर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव, और डोनर के ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज था। तो डोनर कौन है, NU, NU न्यूट्रल हो गया। अब एक्सेप्टर कौन है, एक्सेप्टर तो E है। एक्सेप्टर जब E है तो उसके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज था। जब ये आपने सिंगल बॉन्ड बनाया जो कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो उस टाइम पर E पर नेगेटिव चार्ज आया, और नेगेटिव और ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज कर गया, न्यूट्रलाइज कर गया, तो ये पूरा सिस्टम जो है न्यूट्रल सिस्टम जनरेट हो गया। सेकेंड पॉइंट, E पर पॉजिटिव चार्ज है और NU जो है वो न्यूट्रल है, भले ही न्यूट्रल हो या कुछ हो, लेकिन उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो फालतू होंगे डोनेट करने के लिए। तो अब ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या बॉन्डिंग में जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, NU डोनेट करेगा, NU डोनेट करेगा, तो E सिंगल बॉन्ड NU, डोनर कौन, NU डोनर है, डोनेट करने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन पहले से कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था कि इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर पाए, तो न्यूट्रलाइज नहीं होगा। अब इसने E को क्या दिया, एक बॉन्ड, E पर चार्ज आया होगा कैसा, नेगेटिव, E पर चार्ज कैसा आया होगा, इसको देखें आप, नेगेटिव। जब E पर नेगेटिव चार्ज आया होगा, इसको ध्यान से देखें आप, तो E का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर गया होगा। थर्ड पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं कि E न्यूट्रल एंड NU इज नेगेटिवली चार्ज्ड, NU इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ऐसे केस में क्या होगा, फिर से NU इसको डोनेट करेगा, मींस बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भेजता है ये, बॉन्डिंग में भेजने के बाद E सिंगल बॉन्ड NU, डोनर कौन, NU, तो NU के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, परंतु पहले से नेगेटिव चार्ज था तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन E न्यूट्रल था, E पर चार्ज कैसा आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। फोर्थ केस जो है, E भी न्यूट्रल और NU भी न्यूट्रल, डोनेट करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप बना देंगे E सिंगल बॉन्ड NU, डोनर कौन, NU, पॉजिटिव, एक्सेप्टर कौन, E, कैसा चार्ज, नेगेटिव। बहुत आसान है। इसके अंदर हम लोग जो केस रेजोनेंस में जनरली यूज़ करते हैं कॉन्जुगेशन के टाइम पर, वो ये वाला केस होगा। इसको तो आप बिल्कुल एकदम ध्यान से देख लें, ध्यान से देख लें। हम आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसमें बता देते हैं कि सपोज़ करो कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक इसके बगल में Y है, Y यहाँ पर पेयर रखे हुए हैं, Y यहाँ पर पेयर रखे हुए हैं। इसके अंदर तो हम लोगों ने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, लेकिन पॉजिटिव और लोन पेयर जब ठीक अगल बगल में हो, तो उस टाइम पर ये लोन पेयर क्या इस पॉजिटिव की तरफ डोनेट हो जाता है। लोन पेयर यदि पॉजिटिव की तरफ डोनेट हो गया, तो आप सोच सकते हो C पहले से एक बॉन्ड Y, इसके बाद डोनेट किसने किया, Y ने किया। जब Y ने डोनेट किया तो Y एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। Y ने जब डोनेट किया तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। लेकिन Y के ऊपर कैसा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ हम लोग क्या शो कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक अगल बगल वाले कार्बन पर, मीन्स एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो और ठीक उसके बगल में कैसा भी एटम हो, लेकिन उसके ऊपर लोन पेयर हो, तो इमीडिएटली लोन पेयर बॉन्डिंग में चला जाता है और उस एटम का पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर डोनर के ऊपर चला जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग जनरली बोलेंगे कि कॉन्जुगेशन हो गया। जनरली वैसे कॉन्जुगेशन कई टाइप के होते हैं, इट इज़ वन टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, तो इसको आप एकदम ध्यान रखना।
रेजोनेंस करते टाइम जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उससे पहले मैंडेटरी कंडीशन जो है वो हमने आपको पहले बताई हुई है शुरू के 10 पॉइंटों में कि रेजोनेंस के लिए मॉलिक्यूल या तो प्लेनर हो या क्लोज टू प्लेनरिटी हो। क्लोज या क्लोज टू प्लेनरिटी जब होगा उसके बाद की कंडीशंस क्या होंगी रेजोनेंस को पहचानने के लिए, तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉनिक कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस क्या हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कंडीशंस? पहले तो आपको प्लेनरिटी या क्लोज टू प्लेनरिटी चेक करना है। चेक क्या करना है? उसके अंदर मैक्सिमम 95% केसेस के अंदर एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, अदरवाइज यू व्यू वन मोर लेक्चर दैट इज द मॉलिक्यूलर सिमेट्री। मॉलिक्यूलर सिमेट्री को व्यू करने के बाद आप इस पार्ट पर आ सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन में जो फर्स्ट कंडीशन है रेजोनेंस की दैट इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड उसके बाद सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड एट अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड। यदि ऐसी कंडीशन कहीं है तो वहां 99% केसेस में रेजोनेंस होगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं। दूसरा पॉइंट, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर पॉजिटिव चार्ज, यानी पाई बॉन्ड हो उसके बाद सिग्मा बॉन्ड हो और जिस एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो पाई बॉन्ड एट अल्टरनेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH देन Y कोई एटम है और Y एक कार्बन भी हो सकता है। Y के ऊपर आपने चार्ज कैसा रख रखा है? पॉजिटिव। यदि ये कंडीशन भी है तो यहाँ रेजोनेंस होगा। इसके स्ट्रक्चर अभी हम लोग थोड़ी देर में क्रिएट करते हैं। दिस इज द साइन ऑफ रेजोनेंस, दिस इज द साइन ऑफ रेजोनेंस। थर्ड पॉइंट, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड, पहली कंडीशन। दूसरी, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर पॉजिटिव चार्ज। और थर्ड कंडीशन है पाई बॉन्ड एट अल्टरनेट ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली अकेला नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। आप सोचो नेगेटिव चार्ज जब आया होगा तो अपने बगल वाले के किसी के इलेक्ट्रॉन लेके आ गया होगा एक्स्ट्रा, तो उस एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, साथ में कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर जो नेगेटिव चार्ज है इट इज लाइक दिस कि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड देन नेगेटिव चार्ज एंड साइन ऑफ रेजोनेंस। ये 3 कंडीशन। फोर्थ कंडीशन देखें आप, पाई पहली बताया पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर पॉजिटिव चार्ज, तीसरा पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर नेगेटिव चार्ज और फोर्थ है पाई बॉन्ड एट अल्टरनेट ऑफ लोन पेयर। पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर लोन पेयर, इसका मतलब एटम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर आप तब बोलोगे जब वो न्यूट्रल हो। तो अल्टीमेटली इसके अंदर क्या सिचुएशन हो गई? इट इज लाइक दिस, CH
एक बॉन्ड हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दिया, तो C डबल बॉन्ड CH और Y पर लोन पेयर, Y पर लोन पेयर। फिफ्थ कंडीशन, पाई बॉन्ड एट alternate of free radical. Free radical generally odd electron, means अकेला इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड और ये रेडिकल। आपको ध्यान रहे कि पहली कंडीशन हमने आपको बताई पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड, दूसरी कंडीशन बताई पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर पॉजिटिव चार्ज, तीसरी कंडीशन बताई पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर नेगेटिव चार्ज, फोर्थ कंडीशन आपको बताई पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर लोन पेयर, और लास्ट कंडीशन बताई पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर फ्री रेडिकल। इन 5 कंडीशंस को आप तब देखेंगे जब ये सारी चीज़ें एक ही प्लेन में आ रही हों, मतलब जिस प्लेन में पाई बॉन्ड है उसी प्लेन में दूसरा पाई बॉन्ड हो, या उसके क्लोज टू प्लेनरिटी, मीन्स ऐसा वाला हो, मीन्स ऐसा। दूसरी बात, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर पॉजिटिव, तो पाई बॉन्ड जिस प्लेन में है उसी प्लेन में पॉजिटिव चार्ज हो, या उसके अल्टरनेट या उसकी प्लेनरिटी के क्लोज हो। पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर नेगेटिव चार्ज उसी प्लेन में होना चाहिए जहां पर पाई बॉन्ड है या क्लोज टू प्लेनरिटी, सेम एज फ्री रेडिकल, सेम एज लोन पेयर। ये सारी कंडीशन यदि सेटिस्फाइड हो रही हैं तो आप समझना कि वहाँ रेजोनेंस है ही है, मस्ट है, प्रोवाइडेड इन 5 से पहले वो प्लेनर हो, यानी ये सारी चीज़ें एक ही प्लेन में पड़ रही हों, जिसको आप ठीक से देख पाएंगे इन द मॉलिक्यूलर सिमेट्री। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग कैसे बनाएंगे, एक एक करके देखते हैं, एक एक केसेस के अंदर। जैसे पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड है, तो आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप पाई बॉन्ड ब्रेक कर दें। मान लीजिए राइट की तरफ ब्रेक कर दिया, यदि इस पाई बॉन्ड को राइट की तरफ ब्रेक कर दिया तो आप सोच सकते हो कि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन हमने आपसे पहले ही बोल दिया कि ठीक अगल बगल वाले एटम्स पर नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे का मतलब उस स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई होगी, जब बहुत हाई होगी तो वो अनस्टेबल होगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की आपको बोला एनर्जीज लगभग बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा आपने सोचा कि बॉन्ड ब्रेक कर गया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, लेकिन इसको शो नहीं कर सकते। ठीक, चार्ज हम लोग बाद में हटाएंगे स्ट्रक्चर बनाने के बाद। अब जैसे ही पहला बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब आपने सोचा कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ड्राइविंग फोर्स कहाँ से आ गया, ऐसा कौन सा फोर्स है जिसने इस बॉन्ड को तोड़ डाला। लेकिन उसी पल आपको ध्यान आया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हाइपोथेटिकल होते हैं, और कुछ हाइपोथेटिकल एनालिसिस के लिए किसी रियल ऑब्जेक्ट की या रियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सारे ये स्ट्रक्चर्स जो बनाएंगे हम लोग, ये हाइपोथेटिकल बनाएंगे। कहाँ से आ रहा है ड्राइविंग फोर्स हमको नहीं पता, ना तो आता ही है, ना ड्राइविंग फोर्स का यहाँ कोई मतलब नहीं है। आपके मन में आया बॉन्ड तोड़ना है तो आपने तोड़ा, और तोड़ने के बाद दूसरा स्ट्रक्चर जनरेट किया। तो पाई बॉन्ड के जैसे ही बॉन्ड ब्रेक किया, एक पर नेगेटिव आ गया, दूसरे पर पॉजिटिव आ गया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया कार्बन पर, इमीडिएटली हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो आप फिर से पाई बॉन्ड को राइट में ब्रेक करेंगे। सिर्फ मन में सोच सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड को खींचेगा, पुल करेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यदि इस बॉन्ड को हम लोग जस्ट अपोजिट ब्रेक कर दें तो 2 कार्बन जो अगल बगल में हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, दोनों पर पॉजिटिव आ जाएंगे।
दोनों पर पॉजिटिव आ जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस बहुत हाई हो जाएंगे। रिपल्सिव फोर्सेस बहुत हाई हो जाएंगे, देन इट इज़ नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसलिए हमने इस बॉन्ड को राइट की तरफ ब्रेक किया। अब ये राइट में जब ब्रेक किया तो ये चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, एंड दिस चार्ज इज पॉजिटिव। अब आप क्या करोगे कि इस नेगेटिव और पॉजिटिव के थ्रू पाई बॉन्ड बना दोगे। पाई बॉन्ड बना दोगे तो स्ट्रक्चर जो आया वो इस टाइप का आया, सी पर चार्ज एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव, देन सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ये चार्ज निगेटिव आ गया। ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। जब ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, अब इससे आपको मान लो पहला वाला बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा सोचोगे यहाँ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर देखो आपकी नेगेटिव भी है और पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर पॉजिटिव भी है। मन में आप ऐसे ही रख लो कि पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज जो है वो पाई बॉन्ड को रिपेल करता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम लोग सिर्फ एनर्जी से कंपेयर करते हैं। तो इस बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे तो इस डायरेक्शन में, फिर से यहाँ चार्ज कैसा आया, इस पर्टिकुलर कार्बन पर चार्ज आया नेगेटिव, इस पर्टिकुलर कार्बन पर चार्ज आया पॉजिटिव, तो ठीक अगल बगल में नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ भी बॉन्ड बना लिया, तो पहला स्ट्रक्चर आ गया। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, यहाँ से चार्ज रिप्लेस करने हैं। ऐसे हम लोग शो नहीं कर सकते, ये नेगेटिव चार्ज हटा दो और पॉजिटिव चार्ज हटा दो, ये भी हम लोगों ने हटा दिया, ये वाला भी हटा दिया। और ये दूसरे वाले में तो चार्ज आ ही गया, एक इस कार्बन पर नेगेटिव और दूसरा इस कार्बन पर पॉजिटिव। तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए, ये दो स्ट्रक्चर हो गए, फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर। फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर तो हो गए, लेकिन हमको इसका क्या हाइब्रिड बनाना पड़ेगा। हाइब्रिड तो हम बना ही नहीं सकते, जैसा हमने आपको बताया था कि हाइब्रिड तो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है और उसका डिटेक्शन तो थर्मोडायनेमिक्स कर रहा है। तो हाइब्रिड हम और आप कैसे बना सकते हैं। जब हम और आप हाइब्रिड नहीं बना सकते तो एस्पेक्टेड हाइब्रिड तो बना ही सकते हैं। एस्पेक्टेड हाइब्रिड के अंदर इन दोनों मॉलिक्यूल के, जो आपने दो मॉलिक्यूल दिखाए हैं अलग अलग, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाए हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टी होगी और जो भी पाई बॉन्ड या चार्ज होंगे उन पाई बॉन्ड और चार्ज को आप पार्शियल पाई बॉन्ड या पार्शियल चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे तो एस्पेक्टेड हाइब्रिड आएगी। एस्पेक्टेड हाइब्रिड के लिए देखो आप कि जितने भी सिग्मा बॉन्ड हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड आप वैसे ही लगा दो जैसे हैं। सिग्मा बॉन्ड तो हम लोगों ने वैसे ही लगा दिया। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, फर्स्ट स्ट्रक्चर बता रहा है कि यहां पर पाई बॉन्ड है। आप देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर बता रहा है कि यहां पाई बॉन्ड है, दूसरा बता रहा है कि यहां पाई बॉन्ड है। ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग यहां लिए लेते हैं, यानी ये भी पार्शियल पाई बॉन्ड हो गया, ये वाला भी पार्शियल पाई बॉन्ड हो गया। लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि बीच में पाई बॉन्ड है, बीच में पाई बॉन्ड है, तो एक पार्शियल पाई बॉन्ड आपने ये बना दिया। मीन्स अब कंटिन्यूअस आपने पार्शियल बॉन्ड्स बना दिए जो जहां स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट हो रहे थे। लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर बता रहा है कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां आप क्या करोगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखा दोगे। इस कार्बन पर चार्ज कैसा दिखा रहे हो आप, पॉजिटिव, तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखा दोगे। दिस इज द एस्पेक्टेड हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड। इसके अंदर कौन सा स्टेबल है और कौन सा स्टेबल नहीं है वो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। अब दूसरे को देखें आप,
दूसरी कंडीशन रेजोनेंस की, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर पॉजिटिव, तो किस बात की संभावना है कि पॉजिटिव चार्ज तो पाई बॉन्ड को खींच ही लेगा। यदि पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड को खींच लेगा तो आप सोचें कि ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक हुआ, इस तरफ ब्रेक हुआ तो इस कार्बन पर चार्ज कैसा आया, नेगेटिव, इस कार्बन पर चार्ज आया पॉजिटिव। हम लोग अगल बगल में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिखा सकते, इसका मतलब ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, देन CH डबल बॉन्ड Y। अब यहां से क्या करोगे आप, ठीक अगल बगल वाले कोई ऐसे चार्ज आपको रिप्रेजेंट नहीं करने हैं। ये दो स्ट्रक्चर हो गए। ये दो स्ट्रक्चर क्या बता रहे हैं, ये एक्चुअली दो स्ट्रक्चर ये बता रहे हैं कि एक यूनिट का तो पॉजिटिव चार्ज है और वो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर दिख रहा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज जो है दो सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और बीच में कहीं बॉन्ड आ रहा होगा। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड हाइब्रिड है वो इस टाइप की होगी कि आप सिग्मा बॉन्ड तो लगा ही दें। पहला स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये पार्शियल पाई बॉन्ड, दूसरा बता रहा है कि ये पार्शियल पाई बॉन्ड। पहले में बता रहा है कि Y पर पॉजिटिव चार्ज तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरा बता रहा है कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ये स्ट्रक्चर आपका, पहले वाले स्ट्रक्चर को हम लोग ये लेते हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज सेकेंड स्ट्रक्चर। हर स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी हाइब्रिड के अंदर प्रेजेंट होगी यदि वो पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ वेटेड एवरेज रख रहा हो। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो, यदि अति से ज़्यादा अनस्टेबल होगा देन इट इज़ नॉट कंसिडर एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यू रिमेंबर। अब पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर नेगेटिव चार्ज है, इस बात का क्या मतलब हुआ कि फिर से रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज तो रिपेल करेंगे, ऐसा सोचने में कोई बुराई नहीं। तो इसलिए पाई बॉन्ड जो है वो दूर ब्रेक होगा, दूर ब्रेक होगा तो इस पर्टिकुलर कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। वो पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। सो नाउ कार्बन CH डबल बॉन्ड Y और इस कार्बन पर जो चार्ज आ गया दैट इज अ नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर। लेकिन एक्सपेक्टेड हाइब्रिड क्या होगी, हाइब्रिड बनाने के लिए फिर से आप क्या करोगे कि सिग्मा बॉन्ड तो लगा ही दो। सिग्मा बॉन्ड को आपको रेजोनेंस में टच नहीं करना है। इंडक्टिव इफेक्ट का ट्रांसमिशन सिग्मा के थ्रू होता है, लेकिन रेजोनेंस का ट्रांसमिशन पाई बॉन्ड के थ्रू होता है। रेजोनेंस ट्रांसमिट थ्रू पाई बॉन्ड्स। तो पार्शियल बॉन्ड यहां डाल दें, ये भी इधर भी पार्शियल बॉन्ड डाल दें। पहला बता रहा है कि Y पर नेगेटिव चार्ज है तो Y के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रख दें। दूसरा बता रहा है कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज रख दिया। दिस इज द अगेन एक्सपेक्टेड हाइब्रिड, सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ये ध्यान रहे आपको, ये जो हाइब्रिड बना रहे हैं ये सही हाइब्रिड नहीं है, पता नहीं वास्तविकता में कैसा है, ये सही है गलत है, हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, दिस इज द फोर्थ वन। फोर्थ वन के अंदर आप समझें पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर लोन पेयर। पाई बॉन्ड भी किसके बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन के। लोन पेयर भी किसका बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसलिए बॉन्ड जो है वो दूर ब्रेक होगा। यदि ये दूर ब्रेक हुआ तो कार्बन पर जो चार्ज आएगा इस कार्बन पर दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा है, निगेटिव। समझना आप, सी ये चार्ज निगेटिव, इसके ठीक बगल में CH सिंगल बॉन्ड Y लोन पेयर, और ये चार्ज कैसा, पॉजिटिव।
अब आपको फिर ध्यान आया कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक, अगल बगल में नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं दिखाते हम लोग, और एटम डेफिशिएंट हो तो ख़ास तौर पे नहीं, कभी कभी हो सकता है, रेयरली आ जाएं जब एटम्स के पास ऑक्टेट वगैरह पूरे हो रहे हों। फिलहाल अभी आपको यही ध्यान रखना है कि ठीक अगल बगल वाले कार्बन पर नेगेटिव और पॉजिटिव तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक इसके बगल में लोन पेयर है, तो आप देखें ये वाला केस जो हमने आपको बताया था, अगल बगल में पॉजिटिव और लोन पेयर हों तो लोन पेयर तो बॉन्डिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लोन पेयर जब बॉन्डिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा कि लोन पेयर बॉन्डिंग में ट्रांसफ़र हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ने जाके बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाई पर पहुँच जाएगा। तो स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को हटा दें और लोन पेयर को हटा दें, यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये ठीक है। लेकिन इससे हमें मान लो पहला स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फिर आप वही बात करेंगे कि पॉजिटिव तो पाई बॉन्ड को खींचेगा राइट की तरफ। यदि बॉन्ड टूट के राइट वाले एटम पर जा रहा है तो अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज लेके जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव तो न्यूट्रल हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन वापस वाई पर आके बैठ गए। कार्बन पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव, दोनों ने बॉन्ड बना लिया, तो फिर से फर्स्ट स्ट्रक्चर आ गया। सो नाउ दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड। ये बहुत भयानक इम्पॉर्टेंट है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब एस्पेक्टेड हाइब्रिड क्या होगी, एस्पेक्टेड हाइब्रिड तो ऐसी हो गई कि सभी तो आपने सिग्मा बॉन्ड बना दिए, पहला स्ट्रक्चर बता रहा है कि यहाँ पार्शियल पाई बॉन्ड है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि ये पार्शियल पाई बॉन्ड है, दूसरा ये बता रहा है यहाँ पार्शियल पाई बॉन्ड है, दूसरा स्ट्रक्चर बता रहा है वाई पर पॉजिटिव है तो वाई पर आप पार्शियल पॉजिटिव लगा दो, इसके ऊपर हम लोग पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगा दें। सो दिस इज द अगेन रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। दूसरा लास्ट वाला, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर जब फ्री रेडिकल होता है तो बॉन्ड थोड़ा हम लोग विशेष टाइप से ब्रेक करते हैं, थोड़ा अलग टाइप से ब्रेक करते हैं, समथिंग इज डिफरेंट। एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, तो स्ट्रक्चर जो आपने बनाया वो इस टाइप का हो गया, सी रेडिकल, सी पर एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड CH, ये एक इलेक्ट्रॉन एंड वाई, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन। इसको आप ध्यान से समझना ज़रा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करे, बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड बना लिए तो सी पर रेडिकल CH डबल बॉन्ड वाई, ये कुछ आपने 3 स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर दिए। लेकिन आप देखो कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उनकी क्या पेयर होने की कोशिश ज़्यादा होती है, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई है, जबकि फर्स्ट की और थर्ड स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी कम है। ये स्ट्रक्चर तो क्या हो गया, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर एंड दिस इज थर्ड स्ट्रक्चर। अब फिर से हमें याद आ गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जीज लगभग बराबर होनी चाहिए, लगभग बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब दूसरे की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, जब दूसरे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है देन दिस स्ट्रक्चर इज नॉट कंसिडर एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक तो फर्स्ट हुआ और दूसरा थर्ड हुआ। एस्पेक्टेड हाइब्रिड बनाते टाइम आप क्या करो, C अगेन CH सिंगल बॉन्ड Y, लेकिन रेडिकल तो न्यूट्रल है, किसी भी चीज़ का
चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना, उसके आगे डेल्टा लगा देते हैं हम लोग। तो पहला स्ट्रक्चर बता रहा है ये पार्शियल पाई बॉन्ड, दूसरा बता रहा है ये भी पार्शियल पाई बॉन्ड, इसके ऊपर भी रेडिकल और ये भी क्या, डेल्टा रेडिकल। दिस इज द एक्सपेक्टेड हाइब्रिड, सो रेजोनेंस हाइब्रिड। ये 5 कंडीशन है रेजोनेंस की। यदि प्लेनर है पहले या क्लोज टू प्लेनर प्लेनरिटी है, उसके बाद इन पांचों में से कोई एक भी कंडीशन यदि सेटिस्फाइड हो रही है तो ये तो पक्का है कि वहाँ रेजोनेंस मौजूद है, रेजोनेंस प्रेजेंट है। रेजोनेंस को वहाँ उस मॉलिक्यूल में नकारा नहीं जा सकता। ये 5 कंडीशंस रेजोनेंस की हो गई। इसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो मॉलिक्यूलर सिमेट्री में आपको क्लियर हो जाएगी। क्या होता है कि जब ऑर्बिटल्स आमने सामने हो तो उस टाइम पर क्या चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं। चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं तो वो पूरा जो पाई बॉन्ड है वहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं, तो पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उस टाइम पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाती है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जब डिक्रीज़ करती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी जब बढ़ती है तो वर्क करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और वर्क करने की यदि कैपेसिटी कम हो गई तो आप सोचो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कन्वर्ट नहीं हो पाएगा इसका मतलब पहली वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल हुई किसके कंपैरिजन में, सेकंड के कंपैरिजन में। तो ये सारी रेजोनेंस की कंडीशंस हैं। अब इसको हम लोगों को कैसे अप्लाई करना है और इन स्ट्रक्चर में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसके लिए हम लोग कुछ लॉ लिखते हैं। दीज लॉज आर थ्योरेटिकल लॉज, जिसके बिहाफ पर आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं रूल्स फॉर stability of resonating structure। ये वाले रूल तो वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट है। So rules for stability of resonating structure। एंटीवायरस वाला ओपन हो गया था। इसमें क्या क्या रूल हैं और उन रूल्स को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको देखना है। अब आपको ध्यान रहे कि जब पाई बॉन्ड बनता है, आपको पहले भी हम बोल चुके हैं कि सपोज 2 स्फीयर हैं, एक स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है और दूसरे स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है। यदि ये दोनों स्फीयर या दोनों एटम जब कांटेक्ट में आते हैं जिनके सरफेस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं तो चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाता है। ये चार्ज का ट्रांसफ़र जितना ज़्यादा होता है उतना ही मजबूत, उतना ही स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और इसका मतलब हुआ कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो डेफिनेटली वहाँ चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन होता है। चार्ज का यदि न्यूट्रलाइजेशन होगा तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कोवलेंट बॉन्ड जब बढ़ते हैं तो उस टाइम पर स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। कोवलेंट बॉन्ड जब इंक्रीज करेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो फर्स्ट रूल हम लोग लिख रहे हैं। इस फर्स्ट रूल में आप ध्यान दो। मान लीजिए एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर पाई बॉन्ड ज़्यादा है और उसी स्ट्रक्चर का आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया और उसके अंदर आपने देखा कि यार ये पाई बॉन्ड तो कुछ कम हो रहे हैं। इसका मतलब जिसके अंदर पाई बॉन्ड ज़्यादा है वहाँ डिस्पर्जन ज़्यादा हो रखा है, यानी न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा हो रखा है। चार्ज की क्वांटिटी वहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में कम है, इसका मतलब वहाँ स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो हम लोग बोलेंगे जब कोवलेंट बॉन्ड बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी
बढ़ेगी. सो फर्स्ट इज एज द number of covalent bond increases, stability of molecule नहीं, canonical form, यानी resonating structures increases. ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है. सेकंड पॉइंट में आप ध्यान दो. ऐसा हम लोग बोलते हैं या बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन इन द सेंस 9th 10th 11th 12th, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस ऑक्टेट, लुईस ड्यूप्लेट सिस्टम, 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम, 8 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम. ये 2 और 8 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम क्या होते हैं, इनके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. उसकी कहीं ना कहीं वजह ये रहती होगी कि वहाँ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कम है, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो डेफिनेटली वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. अब एक स्ट्रक्चर तो ऐसा है जो लुईस कॉन्फ़िगरेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम या फिर 8 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम. और एक ऐसा स्ट्रक्चर आ गया जिसके अंदर लुईस साहब की कहानी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है. सेटिस्फाइड नहीं हो रही है मतलब यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वहाँ शॉर्टेज चल रही होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा. तो इसका मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और लुईस की कहानी को नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब वो तो अनस्टेबल हो गया. अनस्टेबल हो गया. अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या जो कैनोनिकल फॉर्म लुईस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगी, उसकी स्टेबिलिटी हमेशा उस कैनोनिकल फॉर्म से ज़्यादा होगी जो लुईस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं कर रही है. तो सेकंड पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, द कैनोनिकल फॉर्म which follows Lewis configuration is more stable as compared to those which do not follow Lewis configuration, which do not follow Lewis configuration. थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपको बता दिया. पहला कि कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी. दूसरा, लुईस कॉन्फ़िगरेशन को ये फॉलो करेगा तो उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसके कंपैरिजन में जो लुईस को फॉलो नहीं कर रहा है. तीसरे स्ट्रक्चर पर आप ध्यान दें. हम आपको पहले बता चुके हैं कि मान लीजिए जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं. कहीं पर नेगेटिव होगा और कहीं पर पॉजिटिव होगा. तो आप इसको ऐसा समझें कि यहाँ एक स्फीयर है और इस स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इस स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है. इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज r1. दूसरा, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक इसके बगल में नेगेटिव चार्ज है. बगल में तो नहीं बोलेंगे हम, दूरी में. ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज r2 और r2 जो है इट इज ग्रेटर देन r1. मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान है वो ठीक अगल बगल वाले कार्बन पर नहीं होने चाहिए, वो हमेशा थोड़ा दूर होने चाहिए. तो ऐसे केस में क्या होगा,
जब दो स्पेयर्स दूर चले जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, ऐसे केस में जितना दूर जाएंगे उतना चार्ज का ट्रांसफ़र कम होगा। यानी आप बोल सकते हो कि इसके अंदर चार्ज का ट्रांसफ़र यहाँ ज़्यादा होगा। चार्ज का ट्रांसफ़र यदि यहाँ ज़्यादा हुआ तो ऐसे केस में न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में ज़्यादा डिक्रीज़ करेगी। लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी क्या होगी, कम डिक्रीज़ करेगी। पोटेंशियल एनर्जी दूसरे वाले में थोड़ी कम डिक्रीज़ करेगी। जिस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज़ करती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं बोलेंगे आप, डिक्रीज़ होने के बाद जितनी बचे, तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं जब पॉजिटिव और नेगेटिव ज़्यादा दूर चले जाते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन। तो जब चार्ज सेपरेशन बढ़ता है, दूसरे वाले में देखो ज़्यादा है, चार्ज सेपरेशन जब बढ़ता है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। चार्ज सेपरेशन जब कम होगा तो सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल। तो हम लोग यहाँ एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एज द चार्ज सेपरेशन increases, stability of canonical form or resonating structures decreases। एक इंक्रीजिंग का साइन है और दूसरा किसका, डिक्रीजिंग का साइन है। फोर्थ पॉइंट, हमने आपको बताया था जीओसी की जो फर्स्ट क्लास है उसमें बताया था कि पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल, पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल ऑन more electronegative atom, more electronegative एटम। क्या वजह हो सकती है वहाँ भी बताया था हमने आपको। तो इसमें आप ऐसा देख सकते हो कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो रेडियस यहाँ कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि कम है तो रेडियस यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन प्रोवाइडेड लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके क्लोज पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ये पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ा देगा, ये रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो गए, कम हो जाएंगे। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ये ज़्यादा स्टेबल हुआ। फिफ्थ पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, फिफ्थ पॉइंट, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल on less, negative charge is more stable on more electronegative element। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग अप्लाई करेंगे, सारे पॉइंट्स को हम लोग अप्लाई करेंगे उन्हीं स्ट्रक्चर पर in the next class।